गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और उसमें रेशो के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पीछे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने भेड़ के जो बाल हैं उनसे ऊन बनाने की विधि के बारे में पढ़ा था कि भेड़ के बालों से कैसे ऊन बनाई जाती है। आज हम बात करते हैं सिल्क की, जिसे रेशम कहा जाता है। सिल्क की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, सिल्क से और जो कई कपड़े होते हैं जिनके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये जो रेशम होता है जिसे हम सिल्क कहते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है? ये जो रेशम होता है ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम पर दिख रहा है, डायग्राम के अंदर जो वयस्क रेशम कीट है, अडल्ट रेशम कीट का डायग्राम दे रखा है। एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। फीमेल जो होती है वो मेल की कंपैरिजन इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। अब हम बात करें जो रेशम कीट होता है उसके जीवन चक्र की बात करते हैं, यानी उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका पूरा जो जीवन चक्र है वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो डायग्राम में आपको जैसे कि दिख ही रहा है, मेल और फीमेल यहाँ पे रेशम के कीट दिख रहे हैं। रेशम के का जो कीट होता है उसकी खास बात होती है कि रेशम का कीट हमेशा जो शहतूत का जो पेड़ होता है उसके पत्तों पर अंडे देता है। ठीक है, तो जो रेशम कीट है वो हमेशा शहतूत के पत्तों पर, जो मादा रेशम कीट होती है शहतूत के पत्तों पे अंडे देती है। और ये जो अंडे होते हैं कुछ समय के बाद इन अंडों से लार्वा या कैटरपिलर बाहर निकलता है। ये जो अंडे जैसे ही फूटते हैं तो इनसे ये जो आपको इस तरफ ये जो संरचना दिख रही है इसे लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। और ये जो लार्वा या जो कैटरपिलर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, ये क्या करता है, धीरे धीरे शहतूत के पत्तों को खाना शुरू कर देता है। ये अपना भोजन जो है वो शहतूत के पत्तों से प्राप्त करता है। इसीलिए जो रेशम कीट है वो हमेशा शहतूत के पत्तों पर क्या करते हैं, अंडे देती हैं। कुछ समय के बाद ये जो लार्वा है ये धीरे धीरे क्या करेगा, शहतूत के पत्तों को खाना शुरू कर देगा और कुछ समय के बाद अपना जो शरीर है इसको इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो संरचना होती है जिसमें ये क्या करता है, अपने आप को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो जो कैटरपिलर होता है उसके जीवन की जो अगली प्रावस्था जो होती है वो होती है प्यूपा, जिसे कोशित भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, शहतूत के पत्तों पे रेशम कीट ने अंडे दिए। उसके बाद ये जो अंडे हैं इनके फूटने से क्या हुआ, इसमें से लार्वा निकला। और जैसे ही लार्वा जो होता है ये धीरे धीरे जैसे ही अंडों से बाहर आता है, ये क्या करता है, जो रेशम का जो ये लार्वा होता है कीट का, ये शहतूत के पत्तों को खाना शुरू कर देता है और शहतूत के पत्तों से अपना पोषण प्राप्त करता है। और उसके बाद अगला ये प्यूपा या कोशित के अंदर धीरे धीरे बदल जाता है। यानी लार्वा इतना एक साथ खाना खा लेता है कि उसके बाद ये क्या करता है, अपने आप को इकट्ठा सिकोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये जो कैटरपिलर है यानी जो प्यूपा बना, इसमें क्या होता है, इसकी संरचना इंग्लिश में जो 8 होते हैं ना, 8 होते हैं, उस रूप में ये होता है। और इसके सिर की ये जो गति होती है इसके सिर के अंदर, ठीक है, तो सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। यानी जो प्यूपा अवस्था होती है इस अवस्था में ये जो रेशम का कीट, जो रेशम के कीट की जो प्यूपा अवस्था होती है इसमें ये क्या करता है, एक पतला प्रोटीन का तार जिसे हम रेशम कहते हैं इसको बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ये जो प्यूपा होता है आपको दिख रहा है कोकून, इस कोकून के अंदर रेशम बनना शुरू हो जाता है। यानी ये जो लार्वा है ये अपने चारों ओर रेशम का पतला तार नुमा संरचना को क्या करता है, अपने चारों ओर लपेटता है और बनाता है और धीरे धीरे विकसित होता है। अब जब रेशम प्राप्त किया जाता है तो ये जो कोकून होता है इससे आगे चलकर फिर वयस्क नर या मादा यानी वयस्क रेशम कीट का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम रेशम प्राप्त करने की बात करें तो जो रेशम प्राप्त करने की विधि होती है उसमें जो रेशम कीट का जीवन चक्र होता है इसे कोकून अवस्था तक ही पहुंचने दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कोकून आपको डायग्राम में दिख रहा है इसके अंदर ये कीट विकसित हो रहा है। अगर इसे विकसित होने दिया जाए तो इसमें से रेशम कीट बन जाता है। लेकिन यदि इसे विकसित नहीं होने दिया जाए और इसे गर्म उबलते पानी के अंदर डाला जाए और फिर इसमें से जो प्रोटीन नुमा जो संरचना बनी, जो रेशम बना, उसको अगर हवा में नीचे गिराया जाए तो एकदम पतले तार के रूप में, हवा में सूखकर पतले तार के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम रेशम कहते हैं। इस तरह से जो रेशम का जो कीट होता है वो अपनी पूरा जो जीवन चक्र है वो पूरा करता है
अगर रेशम प्राप्त करना हो तो इसे कोकून अवस्था तक ही पहुंचने दिया जाता है, उसके बाद इसमें से रेशम प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम का जो कीट है उसकी कोकून अवस्था से रेशम प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में मादा जो रेशम कीट है उसने कई सारे अंडे दिए हैं सहतूत के पत्तों पर। अब सेकंड में देखिए, ये जो सहतूत के पत्ते हैं, इन पत्तों पर जो अंडे दिए, इन अंडों से लार्वा या कैटरपिलर बाहर निकल रहे हैं और ये क्या करते हैं, इन सहतूत के पत्तों को खाते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये सहतूत का पेड़ है। अब ये क्या करेंगे, खूब सारा जब सहतूत के पत्तों को खा लेंगे, इसके बाद ये क्या करेंगे, एक गोलाकार संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे मैंने बताया था प्यूपा कहते हैं। और इसके बाद ये अपने चारों ओर क्या करते हैं, प्रोटीन का जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसे अपने चारों ओर उसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और ये जो कोकून अवस्था होती है, इस अवस्था में इसके अंदर जो है कीट विकसित हो रहा होता है। और रेशम प्राप्त करने के लिए खाली जो कोकून अवस्था है यहीं तक रेशम कीट के जीवन चक्र को पहुंचने दिया जाता है, उसके बाद इस कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। इस तरह से रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो इस तरह से पूरा होता है। आज आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, एक तो ये डायग्राम बनाना है, रेशम कीट के जीवन चक्र का डायग्राम बनाना है और इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।